आइए आपको ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज रिपोर्ट्स दिखाते हैं, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म की कहानी बयां हो रही है। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या बनी हुई है। दिव्या, ओवर टू यू। बिल्कुल तरन्नुम, चूंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। HRCBM द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें आपको बता दें, पहले तो हम HRCBM क्या है इसके बारे में बताती हूँ। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आपको बताते हैं क्या खुलासा हुआ है। तो आपको बताया, बांग्लादेश में ईश निंदा के नाम पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में ईश निंदा के नाम पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं, जून से दिसंबर 2025 के बीच 71 मामले दर्ज किए गए, कुल 71 मामले दर्ज किए गए। आपको बताएं, जिसमें जून से दिसंबर इन बीच में जो 71 मामले दर्ज किए गए हैं, हमले के लिए हर बार एक ही तरह का तरीका अपनाया गया है। हर बार एक ही तरीका अपनाया गया है हमला करने के लिए। आपको बताया, इस रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि हर बार जितने बार हमले हुए हैं, एक ही तरीका अपनाया गया है। ईश निंदा के आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार है। साथ ही आपको बताया, सोशल मीडिया अल्पसंख्यकों पर हिंसा का हथियार होता है। खुलासे में भी बताया गया है कि सोशल मीडिया अल्पसंख्यकों पर तो वही ये घटनाएं देश के 30 से ज्यादा जिलों में फैली हुई हैं। तो बताया, जहां बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में ये घटनाएं फैली हुई है, खुलासा किया गया है कि 30 से ज्यादा जिलों में ये घटनाएं फैली हुई हैं। साथ ही आपको बताते हैं, जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का एक चलन बनता जा रहा है, लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, एक चलन चलता जा रहा है। आपको बताया, ऐसे में हिंदुओं के मोहल्ले में तोड़फोड़ की जाती है। लगातार हिंदुओं के मोहल्ले में, हिंदुओं जहां हिंदू रहते हैं वहां पर लगातार तोड़फोड़ की जाती है। साथ ही आपको बताया, भीड़ हिंदू घरों और दुकानों पर हमला कर देती है। फिर हिंदू की दुकान हो या घर हो, लगातार भीड़ उन पर हमला करती है। लगातार उन पर हमला किया जा रहा है। आपको पता है, लगातार हिंदुओं को जला दिया जाता है। ऐसे में क्या प्रशासन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर पा रहा है या नहीं? बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा कर पा रहा है या नहीं। तो बताएं, हिंदुओं के गांव पर सबसे ज्यादा भयानक हमला किया जाता है। जहां आपको बताया, फेसबुक पोस्ट के बाद लगातार सामने आ रहा है, उनके घरों में लूटपाट हुई है और उनमें आग लगा दी गई है। हिंदुओं के जो घर है उन पर लूटपाट की गई है और आग लगा दी गई है। साथ ही आपको बताते हैं, ये घटना अल्पसंख्यकों पर हुए सबसे क्रूर हमलों में से एक है। ये जो घटना हुई है अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा क्रूर ये घटना है। आपको बताया, साथ ही शल्ला सुनामगंज में 400 से ज्यादा परिवारों को निशाना बनाया गया है। हिंदुओं के 400 से ज्यादा परिवारों को निशाना बनाया गया है। साथ ही आपको बताया, उनके घरों को लूटने के बाद तोड़फोड़ किया गया। पहले उनके घरों को लूटा जाता है, फिर उनका तोड़फोड़ किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं ऐसे हिंदू होते हैं जिनको जिंदा जला दिया जा रहा है। साथ ही रंगपुर के गंगाछरा में 17 साल के हिंदू किशोर पर आरोप लगाए। बताया आपको, जहां रंगपुर के गंगाचार में 17 साल का जो किशोर है उस पर आरोप भी लगाए गए हैं। पहले आरोप लगाए, बाद में 22 अल्पसंख्यकों के घर तोड़े गए। तो बताया आपको, पहले उन पर आरोप लगाया गया, फिर उनके घर में तोड़फोड़ की गई। साथ ही सभी परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। सभी परिवारों को रातों रात अपना घर छोड़कर भाग जाना पड़ा, क्योंकि डाकोप में मुस्लिम शख्स ने हिंदुओं की देवी काली का अपमान किया। तो बताया, जिसमें खुलासा ये भी हुआ है कि मुस्लिम शख्स ने हिंदुओं की देवी काली का अपमान भी किया है, लेकिन गिरफ्तार हिंदू पक्षकार पुरबायन मंडल को किया। वो बताया कि लेकिन गिरफ्तार जो है हिंदू पक्षकार पुरबायन को किया। साथ ही असली आरोपी पर कोई एक्शन अभी तक फिलहाल लिया ही नहीं है। जो असली आरोपी उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया है। साथ ही आपको बताया, खुलासे में ये भी सामने आया है कि एकदम से भीड़ इकट्ठा होती है, उसके बाद हिंसा की जाती है। पहले एकदम से भीड़ अचानक से इकट्ठा हो जाएगी, फिर उन पर हिंसा की जाती है। साथ ही आपको बताते हैं, पुलिस अल्पसंख्यक को बिना पुख्ता जांच के हिरासत में लेती है। सबसे बड़ी चीज, पुलिस बिना जांच के अल्पसंख्यक को हिरासत में ले लेती है, बड़ी बात है। वो बताएं, ऐसे में फिर अल्पसंख्यकों को घरों गांव पर हिंसक हमले होने लगते हैं। तो बताएं आपको, जहां फिर अल्पसंख्यक घरों पर गांव पर हिंसक हमले होने लगते हैं। अल्पसंख्यक परिवारों को धमकी भी दी गई। अल्पसंख्यक परिवार जो है उनको धमकी दी जाती है, फिर उन पर तोड़फोड़ की जाती है।
दिव्या, और ऐसे में आपने ये तमाम रिपोर्ट को समझाया कि किस तरीके से वहाँ पर बार बार माइनॉरिटीज़ पर हमला किया जा रहा है, और उसका असर जो है हिंदुस्तान पर भी देखने को मिला कि हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर लोग खुलकर सामने आए, सड़कों पर आए, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ हिंदुस्तान में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, हिमांशु सिंह, HS रावत और अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊँगी। एक पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वाकई हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, और क्या आपको भी ऐसा लगता है इसके पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं? बिल्कुल तरन्नुम जी, विदेशी ताकतें काम कर रही है। ये बार बार बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं। और ऐसे में देखिए, सिद्दीकी साहब जैसे जो लोग हैं जो मुस्तफिजुर रहमान के बहाने जो शाहरुख खान साहब के जो बिजनेस के जो लालच है उनको जब सपोर्ट करते हैं, तो रावत साहब पूरा प्लेटफॉर्म एक्वायर कर लेते हैं और संदेश ये जाता है कि यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, जो कि मुझे लगता है कि जो उनके आंतरिक सुरक्षा उन सब चीजों के लिए ठीक नहीं है, और इससे देश को काफी बड़ा नुकसान होता है। और विदेशी ताकतें हैं वो अपना यहाँ अड्डा बनाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और अमेरिका का तो हम अक्सर उल्लेख करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि तुर्की जैसा देश वो भी दक्षिण एशिया में अपने पांव पसार रहा है, और अभी तक हम यहाँ घरेलू राजनीति से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। अगर ऐसा होता रहा तो अच्छा, अमेरिका ने एक हमेशा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये तय कर रखा था कि जो अमेरिकी जो उपमहाद्वीप है उसकी तरफ अगर कितनी भी ताकतवर महाशक्ति क्यों ना हो, हम उसको आने नहीं देंगे। और हमें पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, फिर बाद में अमेरिका और रूस काफी ताकतवर देश हो गए, जो सोवियत संघ था। अगर हम वैसे ही स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म प्लान के साथ अगर यहाँ आंतरिक शांति और खासकर हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनमें सुरक्षा की भावना को स्थायी रूप से बना के अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट बहुत दूर का सपना रह जाएगा। हमारे दुश्मन जो हैं वो लोग हैं जो कि आंतरिक सुधारों के खिलाफ है, जो सामंतवाद को छोड़कर अब जो नए सामंत हैं कॉलोनियल पीरियड के बाद में जो मॉडर्न सामंत हैं, अगर उनको आप नहीं पहचानेंगे, यहाँ आंतरिक सुधारों पे जोर नहीं देंगे, बहुत सारे मसले हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये है कि जो हमारे सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। इन सब चीजों को एक तरफ रख के मुझे लगता है कि मूल मुद्दा क्या है। ठीक, हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अरविंद जी ने कहा कि अगर हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे तो जाहिर है कि हिंदुस्तान को काफी ज्यादा चैलेंजेस से फेस करना पड़ेगा। जिस देश का मुखिया खुद यूनुस जो है दिन रात भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, बाकायदा पाकिस्तान और चीन को इन्वाइट कर रहा है, क्या वाकई इस बीच जो है आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। पिछले जो भी देखिए सन 71 से जब से बांग्लादेश बना है, हमने एक बड़े भाई का एक फर्ज निभाया और हमने बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया। जब 1971 के वॉर में वहां पर जमात के लोग ऑलरेडी मौजूद थे, जिनको रजाकार भी हम कहते हैं, उन्होंने इनका साथ दिया था। तब से वहां पर आइडियोलॉजिकली लोगों की ब्रेन वॉश शुरू हो गई थी, और उस ब्रेन वॉश को हमने अपनी तरफ से, ऐसे जैसे हम निष्पक्ष हमेशा रहते हैं और संप्रभुता का हम सम्मान करते हैं, हमने कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं किया, और वो हमारे अगेंस्ट गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पैठ वहां पर निरंतर बनाए रखी, और इसीलिए पैराशूट से वहां पर यूनुस को लॉन्च किया गया। देखिए, यूनुस का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप देखें तो वो इकोनॉमिस्ट थे, और ग्रामीण बैंक की वजह से उनको ये शांति पुरस्कार नोबेल का जो है वो दिया गया था। लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरह की ताकतें इस समय खेल रही हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत अब से नहीं, पहले से ही थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी कूटनीति में हमने इस चीज के ऊपर या तो ध्यान नहीं दिया, या हमने अपने आप देखकर इस चीज से आंखें मीच ली। अब बांग्लादेश में सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका नहीं खेल रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और ये शेख हसीना ने अपने बयान में भी कहा था, क्योंकि मैंने अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया तो मुझे वहां से निकाला गया, लेकिन सेंट मार्टिन का जो इलाका है वो बहुत छोटा है, और अमेरिका को अगर अपना नेवल बेस वहां पे बनाना है तो उसको ज्यादा जगह चाहिए, और क्योंकि उसको ज्यादा जगह चाहिए तो उसने यूसुफ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि जो रखाइन स्टेट है, जो म्यांमार का इलाका है, वहां पर उनको जाने दिया जाए। तो इसीलिए जो वकारुज्जमान है, जो वहां के आर्मी चीफ है,
उन्होंने यूनुस को बहुत क्लियर शब्दों में बता दिया था कि दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आप अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक कमांड है वो यहां पर इस इलाके पर नजर रखता है, उसकी कार्रवाई होती है। पाकिस्तान जो है उसके सेंटकॉम के अंतर्गत आता है। तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, चाइना पे नजर रखने के लिए, भारत पे नजर रखने के लिए और अपना एक बेस बनाने के लिए। भारत क्योंकि इन चीजों को अपोज कर रहा है और कूटनीतिक तौर पे वो अपने स्टैंड को क्लियर किए हुए है, तो भारत के खिलाफ भी जो ये ताकतें हैं वो कोशिश कर रही है कि भारत को बांग्लादेश के साथ में एक ऐसे वॉर में उलझा दिया जाए जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कि बहुत समय से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और यही एक रीजन है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत 4 दिन के बाद में शांत हो गया था, जब उसको स्ट्रैटेजिक बढ़त मिल गई थी। तो भारत यहां पर लॉन्ग टर्म गेम तो खेल रहा है, लेकिन क्योंकि कूटनीति की हर चीज हमारे सामने नहीं होती है, बहुत सारे स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री जो डिसीजंस हैं वो फाइलों में बंद रहते हैं और जनता को जब फाइलें डिक्लासिफाई होती है तभी बताए जाते हैं। तो शायद हमको लग रहा है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो इस समय बांग्लादेश जा भी रहे हैं खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि आगे जो तारिक रहमान अगर सत्ता में आते हैं, जो कि बहुत संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय वही एक चेहरा है जिसको जनता पहचानती है, भले ही वो 17 साल से लंदन में बैठे हुए थे, लेकिन इसके अलावा कोई कद्दावर नेता इस समय बांग्लादेश में नहीं है। इंकलाब मंच हो गया या एनसीपी हो गया या जमात इस्लामी हो गया, ये बड़ी छोटी छोटी सी पार्टीज हैं और ये सड़कों को कंट्रोल करती है, नो डाउट, जनभावनाओं को कंट्रोल करती है, नो डाउट। लेकिन एक जो चेहरा चाहिए विश्व को दिखाने के लिए वो इस समय तारिक रहमान के पास है।